के अंतर्गत एक से अथवा अभिमुख विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक गैमीटों का निर्माण शामिल है। ये युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, और फिर आगे चलकर ये नए जीव का निर्माण करते हैं। यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। इसमें देखो नर तथा मादा दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें नर और मादा दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व का मतलब भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से देखो नर तथा मादा युग्मकों नेक्स्ट लाइन से देखिए युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वो अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती है। यानी जो लैंगिक जनन होगा, लैंगिक जनन में क्या होता है कि जो भी जीव होगा वह अपने जनक के समान नहीं होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में हमने क्या देखा था? अलैंगिक जनन में हमने देखा था कि जो भी संतति उत्पन्न होगा वह अपने जनक के बिल्कुल ही समान होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो संतति उत्पन्न हो रही है वह अपने जनक के बिल्कुल क्या है? विपरीत है। बिल्कुल क्या है? विपरीत है। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं तो डिफरेंट। ठीक, क्या है? डिफरेंट है। पादप तथा जंतु अथवा फंजाई जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि यह बाह्य आकार की आंतरिक संरचनाओं और शरीर क्रिया विज्ञान में से अलग हैं, परंतु जब यह अलैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के लिए निकट आते हैं तो वह एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है। आइए अब सबसे पहले उन सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करें जो विभिन्न संरचनाओं विविध जीवों में सामान्य है। ठीक है, अब देखो सभी जीव, नेक्स्ट लाइन से देखो, सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुँचते हैं। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था या कीटावस्था कहलाता है। पादपों में यह कायिक प्रावस्था कहलाती है। यह प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अवधि की होती है। ठीक है, अब देखो क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में यानी जो जीव होते हैं, जानवर होते हैं, इनमें यह अवस्था क्या कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। लेकिन जो जानवर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या कहलाती है? उनमें कायिक प्रावस्था कहलाती है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन से देखिए लिखा है कि किशोरावस्था या कायिक प्रावस्था की समाप्ति, लिखा है कि किशोरावस्था कायिक प्रावस्था की समाप्ति ही जनन प्रावस्था का आरंभ है। इस प्रावस्था को उन उच्च पादपों में आसानी से तब तक देखा जा सकता है जब उनके पुष्प आने लगते हैं। ठीक है, जैसे गेंदा हो गया, धान हो गया, गेहूं, नारियल, आम आदि पेड़ों पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है। ये एक प्रश्न बनता है कि देखो ये एनसीईआरटी आपका क्या कर रहा है? एनसीईआरटी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि वो आपको बताने का प्रयास कर रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि गेहूँ में, धान में, ये सब जो लिखा है इसमें कितनी समय अवधि लगती है, इसको आपसे वो पूछ रहा है, डिस्कस कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन से देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि कुछ पादपों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है। क्या होता है? एक से अधिक बार होता है। इसके अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे? किशोरावस्था या वयस्कता कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? तो आप लोग थोड़ा सा बताइए, क्या कहेंगे? किशोरावस्था कहेंगे या वयस्कता कहेंगे? तो इसे हम लोग बोलेंगे वयस्कता। क्यों वयस्कता बोलेंगे? वयस्कता इसलिए बोलेंगे क्योंकि जब कोई ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई जीव वयस्क होता है तो ही क्या करता है? वो जनन कर सकता है, उसके पश्चात वह जनन नहीं कर सकता है। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हुई? तो किशोरावस्था नहीं होगा, कौन सा अवस्था होगा? वयस्कता होगा। अब देखिए नेक्स्ट लाइन से लिखा है कि अपने क्षेत्र में लगे कुछ वृक्षों का निरीक्षण करो। क्या प्रतिवर्ष इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे? आप ऐसा क्या सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि जैसे फल मौसमी होते हैं? क्या कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता रहता था? कुछ में मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं। फिर पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं और यह सभी स्पष्टतः कायिक जनन तथा जीर्यमान प्रावस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं, परंतु बहुवर्षीय जातियों में इन प्रावस्थाओं का स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होता है। कुछ पादप असामान्य, कुछ पादप क्या है? असामान्य कहाँ अजीर्यमान प्रवासों को प्रदर्शित करना, परंतु बहुवर्षीय जातियों की इन प्रवासों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होता है। कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियावधि को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कुछ जैसे बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो भी प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स क्या करते हैं कि जैसे बम्बू हो गया ना, ये अपने लाइफ टाइम में, जीवन में केवल एक ही बार क्या करता है? जीवन में एक ही बार केवल इसमें फूल लगते हैं। जैसे इसमें फूल लगेगा, इस पौधे की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ये बात क्लियर है आपको? नेक्स्ट लाइन से देखिए लिखा है कि एक अन्य पादप स्ट्रोबिलेंथस कुरिन्थियाना, क्या नाम है? स्ट्रोबिलेंथस कुरिन्थियाना 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। आप में से अधिकांश यह जानते होंगे कि इस पादप ने सितंबर-अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए जिसके परिणामस्वरूप केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में के किनारों पर पुष्पों का कालीन सा बिछा दिखाई पड़ा, जिस दृश्य से सैलानियों को ये क्या करता है? आकर्षित करता है। सैलानियों की क्या करती है? एक बड़ी संख्या को आकर्षित करती है।
आकर्षित करती है। अब देखिए जब ये 2006 में खिला था तो अब इसमें जो पुष्पन लगेगी, अब इसमें जो पुष्पन की क्रिया होगी वह 2018 में हुई थी। कब हुई थी? 2018 में हुई थी। अब 2018 के बाद जो इसमें पुष्पन होगा वो 12 वर्षों के बाद होगा, तो यानी कितने? 2030 में। कब होगा? 2030 में अब इसका पुष्पन होगा। तो हम लोग मिस कर दिए, अब अगली बार मिस नहीं करेंगे। लेकिन ये जो पॉइंट हमने आपको बताया कि सितंबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए जिसके परिणामस्वरूप पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारों पर पुष्पों का कालीन सा बिछाई पड़ा। ये जो लाइन हमने बताई, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को आप लोग क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। इस लाइन को आप लोग स्ट्रोबिलेंथस, यहाँ से जो लिखा है स्ट्रोबिलेंथस, जो लाइन हमने अंडरलाइन किया है, इस लाइन को आप लोग नोट्स कर ले। 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। ये जो लाइन हमने अंडरलाइन किया है, ये लाइन तुम्हारा नीट के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? नीट के बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं कि अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिक एवं आकारिकी के बदलाव से प्रकट होती है। विभिन्न जीवों में जन्म प्रावस्था की विविध अवधि की होती है। क्या आप मानव में पाए जाने वाले परिवर्तनों की सूची तैयार कर सकते हैं जिनसे जन्म प्रक्रिया का पता लगा सके? यानी इसमें ये कह रहा है कि क्या आप मानव में होने वाले जो परिवर्तन है क्या आप उसको पता लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि जो मानव होते हैं उसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, और एक होती है युवावस्था होती है, और एक होती है वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में क्या होती है कि बच्चों की जो बॉडी होती है वो परिपक्व होती रहती है, और जो किशोरावस्था होती है उसमें उनका शरीर परिपक्व होने के बाद अब वो तैयार हो जाते हैं युवावस्था में। जैसे युवावस्था में वो प्रवेश करते हैं, युवावस्था में जाने के बाद उनमें जन्म करने की जो कैपेबिलिटी होती है वह इंक्रीज़ कर जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि अब उनके बॉडी में क्या होने लगेंगे? परिवर्तन, उनके शरीर में परिवर्तन स्टार्ट होने लगेंगे। परिवर्तन का मतलब है कि उनके शरीर में दाढ़ी मूंछ का उत्पन्न होना, ये सब जो सारी प्रक्रियाएं हैं ये सब उत्पन्न हो जाती है। फीमेल में भी ये सब कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिखा है कि प्राणियों में उदाहरण पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते हैं, अथवा क्या यह किसी मौसम से संबद्ध घटनाक्रम है? मेढक और छिपकली में ये प्रक्रिया कैसे होता है? आप देखेंगे कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं। यद्यपि संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षियों जैसा कि कुक्कुट फार्म वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य जनन क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये जो जनन क्रिया थी ये कुक्कुट फार्म का मतलब जैसे बोल रहा है कि मुर्गी पालन, क्या कर रहा है? मुर्गी पालन की बात कर रहा है। तो मुर्गी पालन जानते हैं कि वहाँ पे जो ये कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन कुछ दूसरा है कि यहाँ पे जो कंडीशन मुर्गी पालन की हो रही है, यहाँ पे मुर्गी पालन क्या हो रहा है कि उसमें हार्मोन्स की एंट्री कराई जा रही है, उससे हार्मोन्स का इंजेक्शन दिया जा रहा है, जिससे कि हार्मोन जैसे ही उसको दी जाएगी वह तुरंत ही क्या करेगा? उसके बॉडी में चेंजेस आएगी, और उसका बॉडी जैसे ही चेंज होगा वैसे ही क्या होगा कि वह अंडा देने शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या देखते हैं कि नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा था, लास्ट लाइन में लिखा था कि ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य जनन क्रिया से संबंधित न होकर इसी बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उत्पत्ति है जो मात्र मानव कल्याण ही कहा जा सकता है। अब देखो ये जो जनन की क्रिया हुई, यह जनन की क्रिया जो थी यह नेचुरली नहीं थी, प्राकृतिक नहीं थी। ये जो जीव आप उत्पन्न किए हैं ये केवल मानव क्या करता है? केवल मानव अपने कल्याण से संबंधित यानी व्यापार करने के लिए ही कर सकता है, इससे कोई फायदा नहीं होता है। कि यह जो जनन की प्रावस्था है यह हर एक जीव में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट लाइन से देखो, जनन प्रावस्था के दौरान अपरस्तानी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रीय तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। जैसे कि नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, चूहा, हिरन, कुत्ता, चीता आदि में जन्म के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन देखे गए जिन्हें मर्जर यानी ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं। इस ओएस्ट्रस साइकिल के बारे में आप डीपली चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये प्राइमेट्स, बंदर, एप्स, मनुष्य में यह ऋतुस्राव कहलाता है। ऋतुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से देखते हैं, अधिकांशतः स्तनधारी विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं अपने जन्म प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ तथा मौसमी प्रजनन कहते हैं। अधिकांशतः स्तनधारी अपने पूर्व जन्म काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, इसी कारण इन्हें सतत प्रजनक भी कहते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इनमें जो जनन की क्रिया होती है वो क्या होती है? जनन की क्रिया हमेशा है, ये हमेशा निरंतर होती रहती है। ठीक है, इस तथ्य से देखो नेक्स्ट लाइन से लिखा है कि इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि हम सभी आयु में क्या हैं? हम सभी आयु में बढ़ते हैं यदि हम लंबी आयु तक जीवित हैं। परंतु वृद्धि होने का क्या अर्थ है? प्रजनक आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जा सकता है। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन जैसे उपापचयों का मंद गति से होना होने लगता है। वृद्धावस्था अंत मृत्यु तक ले जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हमारा बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था, फिर आता है एक वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था का मतलब ही क्या हो गया? वृद्धावस्था का मतलब हो गया कि अब हमारे अंदर जो जनन करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जनन क्षमता कम हो जाती है, भोजन पचना कम हो जाता है, शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं सब क्या होती हैं? वृद्ध होने लगती हैं। यानी वृद्धावस्था
में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये सारे लक्षणों की वजह से वृद्धि और विकास नहीं कर पाती हैं। अब देखो नेक्स्ट लाइन से लिखा है, पादप तथा प्राणी दोनों में ही तीनों प्रावस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी पाए गए। हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रिया तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती है। ठीक है, नियंत्रित करती है, यानी उनमें जो उपापचयी क्रियाएं जैसे पाक, भोजन का पचना, श्वसन करना, परिसंचरण, उत्सर्जन, ये सभी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, उसके व्यावहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती हैं। नेक्स्ट लाइन से देखो लिखा है, लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं और प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती है। यद्यपि लैंगिक जनन से संबंध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती है, यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं एवं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती है। लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर एवं मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक की युग्मन अथवा युग्मनज, निषेचन तथा भ्रूणपोष द्वारा विशिष्टीकृत होता है। सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है निषेचन पूर्व घटना, दूसरा है निषेचन और तीसरा है निषेचन पश्चात घटनाएं में विभक्त किया गया है। अब देखो यहाँ पे लिखा है निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना से तात्पर्य ये है, निषेचन पूर्व घटना से तात्पर्य ये है कि निषेचन पूर्व जो घटना यहाँ पे दी गई है, इसमें क्या है कि आपका गैमीट का निर्माण होगा। इसमें आपका क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा। इसमें क्या होगा, आपका युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है, युग्मक निर्माण होंगे। युग्मक का मतलब है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 2n है। तो इसमें जब गुणसूत्रों की संख्या 2n है तब ये क्या करेंगे कि दो कोशिकाओं में डिवाइड करेंगे, यानी हैप्लॉइड गैमेटों में डिवाइड करेंगे। यही जो हैप्लॉइड यानी जो ये युग्मक बनेंगे, ये युग्मक आपके नर से बनेंगे। ऐसे ही एक अलग युग्मक बनेगा मादा से। कहाँ से बनेगा, मादा से बनेगा। तो मादा से जो बनेगा ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। तो ये जो युग्मक बने, ये दोनों प्रोसेस जो हुई मानव में, और जो ये दोनों प्रक्रिया हुई मानव में और नर में, ठीक है, मानव में और नर में जो प्रक्रिया हुई, युग्मक का जो बनना हुआ, ये प्रक्रिया कहलाती है निषेचन पूर्व की घटनाएं। ठीक है, और ये जब दोनों आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं, युग्मनज बनाती हैं। तो ये दोनों जो मिलते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं निषेचन बोलते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या होगी, निषेचन। अब निषेचन पश्चात क्या होगा कि ये जो युग्मनज बना, ये तुम्हारा आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। जैसे ही एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से बाद क्या बनेंगे, एम्ब्रियो से आपका बेबी बनेगा। ये सब जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये सभी प्रक्रियाएं निषेचन पश्चात होने वाली घटना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से देखो, इसमें लिखा है निषेचन पूर्व की घटनाएं। क्या लिखा है, निषेचन पूर्व घटनाएं। एक एक चीज़ को हम लोग अच्छे समझते हैं। इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। निषेचन पूर्व की दो प्रमुख घटनाएं युग्मनज गैमेटोजेनेसिस तथा युग्मक स्थानांतर गैमेटो ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये देखो सिंपल सी बात है कि निषेचन पूर्व जैसे कि जब गैमीट बना, युग्मक बने, यानी अर्ध गुणसूत्रों की बनने की जो क्रिया है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे, युग्मक जनन बोलेंगे। अभी जो युग्मक बनेगा तो युग्मक कहीं ना कहीं जाएगा। तो जो मेल होता है, मेल का युग्मक कहाँ जाएगा, मादा के यूट्रस में जाएगा, यानी बच्चेदानी में जाएगा। तो बच्चेदानी में जब जाएगा तो ये क्या हो रहा है, ये युग्मक का ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, ये युग्मक का ट्रांसफर हो रहा है, यानी स्थानांतरण हो रहा है। तो ये युग्मक का क्या होगा, स्थानांतरण। यानी निषेचन पूर्व की जो घटनाएं होगी उसमें दो कहानी होंगी, एक गैमीट का बनना होगा और दूसरा क्या होगा, गैमीट का ट्रांसफर होगा। तो पहला प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है, जैसे लोग इसमें पढ़ते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, युग्मक जनन नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती हैं। कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं। इसी कारण वह समयुग्मक कहलाते हैं, क्योंकि इनकी एकरूपता के कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि अभी डिपेंड करता है कि युग्मक का आकार, युग्मक की साइज कैसी है। अगर दो युग्मक बनी, अगर दोनों आपस में समान नहीं है, छोटे बड़े हैं, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो जैसे कि एक तुम्हारा ये मेल है और ये फीमेल है। मेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 46, और फीमेल में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 46। अब इससे जब ये जो मेल होगा, इससे जब अगुणित कोशिकाएं बनेंगी तो इससे 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये फीमेल भी होंगी तो इससे भी 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा। अब देखो ये डिपेंड करता है कि ये जो अगुणित कोशिकाएं बनी हैं, इसे हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड, यानी अगुणित कोशिका बोलते हैं। तो ये जो हैप्लॉइड होता है, ये क्या होता है कि अब आकार में छोटा या बड़ा हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके साइज पे। ठीक है, ये डिपेंड करता है इसके साइज पे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि देखो, क्योंकि एक रूपता के कारण इन्हें नर तथा मादा युग्मों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते हैं। कुछ शैवाल जैसे हैं उसमें क्या होंगे कि जो युग्मक होंगे, अगर वह आकार में एकदम समान होंगे, तब उसे क्या बोलेंगे हम लोग, होमोजाइगस। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। होमोजाइगस का यानी समयुग्मकी अगर होंगे तो इसमें हम लोग युग्मक की पहचान नहीं कर सकते। तो ये युग्मक की पहचान करने के लिए इनका साइज छोटा और बड़ा भी हो सकता है। ये भी लक्षण हो सकता है कि ये जो, अगर मान लो ये नर है तो नर होगा तो इसमें पूँछ होगा, नर क्या होगा, इसमें पूँछ होगा। लेकिन जो फीमेल है, जो मादा है, मादा में पूँछ नहीं होगा। तो यानी ये चलनशील नहीं हो सकता, ये चलनशील हो सकता है। तो ये भी भिन्नता देखने को मिल सकती है।
जैसे देखो अब यहाँ पे हम लोग आगे एक फिगर की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो फिगर देखते हैं तो युग्मकों की किस्म के बारे में बताया गया। जैसे क्लेडोफोरा एक सवाल है, इसमें देखो दो युग्मक का निर्माण हुआ है। ये दोनों युग्मक जो हैं, ये दोनों युग्मक देखने में क्या दिख रहे हैं, एकदम समान दिख रहे हैं। तो ये तुम्हारे जो युग्मक होंगे ये तुम्हारे नर थे। और जो मादा होंगी, मादा देखो ये जो ब वाला है ये वाला, इसमें देखो इसकी साइज क्या है, आकृति है। लेकिन ये क्या है तुम्हारा फ्यूकस एक सवाल, इसमें विषम युग्मक की पाया गया है। इसमें देखो एक बड़ा पाया गया है और एक छोटा पाया गया है, यानी इतना छोटा है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखो इसमें पूछ लगा है, ये वाला जो है पूछ है, और ये जो फीमेल वाला है ये देखो एकदम गोला सा है। लेकिन ये वाला जो युग्मक आप देख रहे हैं, इस युग्मक में क्या है, दोनों की साइज आकृति समान है, तो इसे हम सम युग्मकी युग्मक बोलेंगे। और ये देखो दोनों साइज में क्या है, डिफरेंस है, तो इसे हम विषम युग्मकी बोलेंगे। और ये जो दोनों आप देख रहे हो ये दोनों आपका ह्यूमंस का है। किसका है, ह्यूमंस का, यानी मानव का है। ये मानव का युग्मक आपको दिखाई दिया गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अधिकतर लैंगिक प्रजनन जीवों द्वारा आकारिकी, देखो यहाँ लिखा है कि अधिकतर लैंगिक प्रजनन जीवों द्वारा आकारिकी रूप से स्पष्ट दो प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को पुमड़ु या शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मकों को अंत तथा डिंब कहते हैं, ठीक है। अब देखो अधिकतर यदि यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमंस की और इधर बात करते हैं प्लांट की, ठीक है, इधर बात करते हैं प्लांट की। तो अगर हम लोग प्लांट की बात करें, देखो एक साइड लिख लें ह्यूमन और एक साइड लिख लें प्लांट, ठीक है। अब देखो अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जो आपका नर युग्मक होगा, ठीक है, इसे नर युग्मक, तो यहाँ पे इसे भी नर युग्मक बोलेंगे दोनों में, लेकिन यहाँ पे इसे हम लोग बोलेंगे शुक्राणु। लेकिन यदि प्लांट की बात करें तो प्लांट में हम लोग बोलेंगे परागकण, क्या बोलेंगे, परागकण, यानी इसे स्पर्म बोलेंगे। तो प्लांट में क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन बोलेंगे। देखो नाम सेम है, दोनों का कार्य यही है कि ये भी नर युग्मक है और ये भी नर युग्मक है, दोनों क्या है, नर युग्मक है। तो ये नर युग्मक है। अगर मादा की बात करें तो अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल भी क्या होगा, प्लांट में फीमेल होगा। तो अगर प्लांट में जो फीमेल है तो इसमें भी जो युग्मक बना, ये देखो फीमेल में युग्मक बना, तो इसे हम लोग ओवा बोलेंगे या एग बोलेंगे, ओवा बोलेंगे या ये एग बोलेंगे। इसमें जो है इसमें इसका नाम सेम है, एग या ओवा, इसको भी बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आई आप लोग को, बस केवल चेंजेस है, तो केवल मेल का ही चेंज है, प्लांट में अलग है और ह्यूमंस में अलग है। तो ये बात आपको समझ में आ गई हो, हमें आशा करते हैं। नेक्स्ट लाइन से देखो बात करते हैं जीवों में लैंगिकता। क्या बात करते हैं, जीवों में लैंगिकता। तो सामान्यतः जीवों में लैंगिक जन्म के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों में युग्मन होता है, परंतु यह सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। यदि आप कक्षा 11 के उदाहरणों का स्मरण करें तो क्या स्वतः निषेचन की क्रिया को पहचान सकते हैं। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखो पूछा है कि क्या आप उसको पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं। ये कक्षा 11 में आपको दिया गया है। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि स्वतः निषेचन की क्रिया को पहचान सकते हैं। हाँ, यद्यपि इसमें उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है। पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है, परंतु जब एक ही साथ पादप नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई तो द्विलिंगी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ, इसका जो क्वेश्चन का जवाब होगा कि निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं। हाँ, तो पहचान सकते हैं। ये प्रक्रिया आप कक्षा 11 में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, जब राइजोपस का जब आप लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल। तो उसके लाइफ साइकिल में आपको दिखाया जाएगा कि दो स्ट्रेन होंगे, प्लस और माइनस वाले स्ट्रेन होंगे, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं कि जैसे ही अलैंगिक वाला होगा, लैंगिक जनन जब क्रिया होगी तो लैंगिक जनन में क्या होगा, ये जो ऋण वाला है इसकी संख्या और जो धन वाला है इसकी संख्या, इसे आप या तो मेल मान ले, इसे आप लोग फीमेल मान ले, ठीक है। अभी जो मेल वाला होगा, ये मेल वाला फीमेल वाले में क्या होगा कि ये जब दोनों का युग्मक आपस में मिलेगा, तो क्या बनाएगा, 2n बनाएगा। क्या बनाएगा, 2n बनाएगा। तो आप जैसे ही 2n बनेगा तो आप तो पहचान सकते हैं कि हाँ ये लैंगिक जनन है, पहचान सकते हैं कि ये लैंगिक जनन है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाएं तो द्विलिंगी कहलाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं। अगर कोई प्लांट है, अगर उसमें नर और मादा दोनों युग्मक पाए जाएं तो उसे हम लोग बोलेंगे द्विलिंगी। क्या बोलेंगे उसे, हम लोग द्विलिंगी बोलेंगे। यहाँ देखो लिखा है, क्या बोलेंगे उसे, द्विलिंगी। लेकिन एक ही पादप में नर और मादा दोनों जनन अंग क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे एक लिंगी, ठीक है। अगर सेम हो तो उसे हम लोग बोलेंगे द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल। अगर डिफरेंट हो तो उसे हम लोग बोलेंगे एक लिंगी बोलेंगे। नेक्स्ट लाइन से देखो लिखा है, कि अथवा जब भिन्न पादपों पर हो तो एक लिंगी। बहुत से फंजाई तथा पादप में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभयलिंगाश्रयी तथा समथैलेसी कहते हैं, ठीक है। अगर द्विलिंगी है तो उसे हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं फंजाई में, और प्लांट में दूसरा नाम दिए थे हम लोग। प्लांट में क्या किए थे, उसका दूसरा नाम दिए थे। यहाँ लिखा है उभयलिंगाश्रयी या समथैलेसी कहते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं। एक लिंगता स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंगाश्रयी प्रदर्शित करते हैं। अब देखो नेक्स्ट लाइन से लिखा है पुंकेसर परागकण वहन करने वाला, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर तथा स्त्री केसर धारण किया रहता है। कुछ पुष्पी पादपों में अकेला पादप उभयलिंगाश्रयी नर तथा मादा दोनों हो सकता है, और उनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। हाँ, तो ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं, जैसे गुड़हल का फूल देखें तो उसमें क्या होगा, नर और मादा एक ही फ्लावर में उपस्थित हो सकते हैं।
ठीक है, तो भी हम इसे क्या बोलेंगे, द्विलिंगी बोलेंगे। ठीक है, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर तथा स्त्री केसर धारण करता है। उभयलिंगाश्री पादपों कुछ उदाहरण कुकरबीटी तथा नारियल वृक्ष है, नारियल वृक्ष का उदाहरण ले सकते हैं। जबकि पपीता तथा खजूर एक लिंगाश्रयी के उदाहरण। उन युग्मकों प्रकारों के नाम लिखे जो पुंकेसरी एवं स्त्री केसरी पुष्पों से बनते हैं। देखो कैसे बनते हैं ये हम आपको बता दें। पुंकेसर अगर बात करें, पुंकेसर तो पुंकेसर से अगर बात करें तो पुंकेसर से आपके बनेंगे नर युग्मक। पुंकेसर से क्या बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे। यदि बात करते हैं स्त्री केसर तो स्त्री केसर से क्या बनेंगे, स्त्री केसर से बनेंगे मादा युग्मक। तो इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया, क्या बनेंगे, मादा युग्मक बनेंगे। देखो नेक्स्ट लाइन से, देखो नेक्स्ट लाइन से कि इसी प्रकार प्राणियों में क्या होता है, क्या सभी प्रजातियों की बेसली में नर अथवा मादा एक लिंगी पाए जाते हैं, अथवा जिनमें दोनों लिंग एक साथ ही प्राणी द्विलिंगी पाए जाते हैं। आप संभवतः अनेक एक लिंगी प्राणी प्रजातियों की सूची बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं। प्राणियों में केचुए, स्पंज, टेपवा जो द्विलिंगी प्राणियों के प्रारूप उदाहरण हैं। इनमें नर तथा मादा जनन अंग दोनों ही उभयलिंगी द्विलिंगी एक प्राणी में पाए जाते हैं। ठीक है, तिलचट्टा एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है। देखो कुछ यहाँ पे फिगर दिया गया है, इस फिगर में आप अच्छे से काउंट कर सकते हैं। ये देखो आपका अर्थवाम दिया गया है, अर्थवाम पे ये देखो आपके जनन अंग के बारे में बताया गया है। जनन अंग के बारे में देखो क्या है कि ये जो यहाँ से देखो मैंने अंडरलाइन पार्ट किया है कि ऊपर वाले पार्ट में नर युग्मक बनेंगे और नीचे वाले पार्ट में मादा युग्मक बनेंगे। ठीक है, अब यही बात कर लेते हैं काकरोच की। किसकी बात कर ले, काकरोच। तो काकरोच में देखो क्या है कि ये नर वाला काकरोच अलग है और मादा वाला काकरोच अलग है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस देखो तो दोनों में डिफरेंस आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखो जो नर वाला है, देखो इसकी नर वाली की साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसकी जो साइज़ है इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, अब देखो इसमें जनन अंग की बात करें तो जनन अंग में देखो क्या है कि नर वाले में देखो ये तुम्हारे टेस्टिस पाए गए। टेस्टिस, टेस्टिस से क्या होंगे, नर युग्मक का निर्माण होगा। लेकिन जो अंडाशय दिया है जिसे ओवरी बोलते हैं, ओवरी से क्या निर्माण होगा, एग का निर्माण होगा। तो ये फीमेल का था, ये मेल का पोर्शन था। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट फिगर दिया है, ये देखो जो नेक्स्ट फिगर स वाला दिया है, स वाला ये तुम्हारा एक प्लांट है जिसे शैवाल कारा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कारा। ये कारा का जो दिया है इसमें देखो मेल और फीमेल दोनों, ये जो पोर्शन दिया है ना इतना छोटा सा, इसी को जूम करके दिखाया, इसमें मेल और फीमेल दोनों भाग हैं। यहाँ अंडधानी हो गया, यहाँ पुंधानी हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे नेक्स्ट जो ये आपका दिया है ये आपका मार्केंसिया। मार्केंसिया आप जब पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स तब उसमें आपको ये दिखाया गया है। यहाँ देखो यहाँ भी स्त्री धानीधर यानी ये तुम्हारा फीमेल हो गया और पुंधानी का मतलब मेल हो गया। ये दोनों क्या है, अलग अलग। ये देखो जो फ्लावर है ये द्विलिंगी फ्लावर है, शकरकंद है। इसका जस्ट ऐसे ही फ्लावर होता है तुम्हारा हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस यानी गुड़हल। गुड़हल में भी ऐसा देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, चार्ट पेपर दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है चार्ट पेपर में कि सारणी 1.1 में अर्धसूत्राणु क्रोमोसोम में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या तथा कुछ जीवों में अगुणित n संख्या को रिक्त स्थानों में भरें। क्या करें, रिक्त स्थानों में भरें। तो देखो रिक्त स्थान जो दिया है उसको हम लोग फिलअप करते हैं। तो अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। ये तो सबको पता है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 23 है। अगर इसका यन करें तो 23 होगा और पेयरिंग करेंगे तो 46 होगा। वैसे देखो घरेलू मक्खी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउस फ्लाई। तो इसमें जो द्विगुणित की संख्या है 12 है, तो हाफ कितनी होगी, 6 होगी। हाफ कितनी होगी, 6 होगी। नेक्स्ट बात करते हैं रैट, चूहा। चूहा का अगर 21 है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। कितना आएगा, 42 आएगा। कुत्ते की बात करें तो कुत्ते में अगर 2 यानी अगर द्विगुणित है 78, 78 तो इसका 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 39 आएगा। ये हाफ है, अगुणित है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 19 के 38 आएगा ना। अब देखो इसमें नेक्स्ट दिया है ऑफियोग्लॉसस यानी 630 दिया है। अगर 630 है तो इसका 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1260 है गुणसूत्रों की संख्या। अब सेव की बात करें तो इसमें द्विगुणित की संख्या कितना है, 34। अगर इसमें हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितने, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 17 होगा। 12 है तो 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के 24 आ गया। ये इसका हो गया 20 है तो इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 के 48 हो गया। ठीक है, 380 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 190 आएगा। लास्ट अगर 8 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16। तो हर एक चीज़ का जो गुणसूत्रों की संख्या हमने बताया ये आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर द्विगुणित है निकालना है अगुणित तो इसमें डिवाइड कर देंगे 2 से, और यदि अगुणित पूछा है, अगुणित दिया है, द्विगुणित पूछा है तो उसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फार्मूला हो जाएगा n × 2, और यदि आपको अगुणित निकालना है तो 2n/2 कर देंगे। ये फार्मूला आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से बात करते हैं। नेक्स्ट लाइन देखो, नेक्स्ट लाइन में ये हम लोग देखते हैं
कि युग्मक संरचना, क्या लिखा है, युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। जाहिर सी बात है कि युग्मक की जब युग्मक बनेगा तो उसकी जो संरचना होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंस होती जाएगी, बदलती जाएगी। तो सभी विषम युग्म की प्रजातियों में युग्मक प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, नर तथा मादा कहलाते हैं। युग्मक अगुणित होते हैं, चाहे उनके जनक जिससे वह उत्पन्न हुए हैं वो अगुणित हो अथवा द्विगुणित ही क्यों न हो। एक गुणित जनक सूत्री विभाजन समसूत्र के द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि जीव अगुणित होते हैं, इनमें अर्धसूत्री विभाजन की कभी भी अर्धसूत्री विभाजन कभी संपन्न नहीं होता है? तो ये जो बात लिखी है ये बात गलत है, संपन्न हो सकता है। अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया राइजोपस के लाइफ साइकिल की, तो राइजोपस के लाइफ साइकिल में क्या है, उसमें जो अगुणित युग्मकों की संख्या होगी वो 2n बनेंगे। 2n बनने के बाद फिर बाद में क्या हो जाएंगे, फिर अगुणित हो जाएंगे, लेकिन कम समय के लिए ही द्विगुणित बन रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन संपन्न कर रहे हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन क्या कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं। ठीक है, उस शैवाल के जीवन चक्र का चार्ट को ध्यान में, जैसे कक्षा 11 देखो यहाँ लिखा है ना, ताकि उपयुक्त उत्तर मिल सके। नेक्स्ट लाइन देखो, बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइट से वह अगुणित पादप काय होते हैं, और वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अधिकांश प्राणी जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं, उनकी जो जनकी काय है वो द्विगुणित होती है। क्या होती है, द्विगुणित होती है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह स्पष्ट हो चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन जो न्यूनकारी विभाजन है और जहां द्विगुणित काय अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करता है, द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्र का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मक से निगमित करता है। यानी अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है कि अगर कोई भी द्विगुणित कोशिका है तो अगर उसमें अर्ध गुणसूत्र होगा तो इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, जिसके उपरांत 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा। लेकिन अगर बात करें आपका समसूत्री में, तो समसूत्री में केवल 2 ही कोशिका का निर्माण होगा, 2 ही अर्ध गुणसूत्रों का निर्माण होगा, जिनकी संख्या क्या होगी, 2n ही होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट लाइन से देखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में ये देखते हैं कि बहुत से जो जिनका ये तो हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से ये देखें कि युग्मक निगमित करता है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं, सारणी 1 पॉइंट देखो, नेक्स्ट लाइन से दिखा, सारणी 1.1 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा जीवों के द्विगुणित एवं अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को भरें, जो हमने अभी चार्ट को बनवाया था। क्या आपको यहाँ अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्र 2n और युग्मकों के गुणसूत्र के बीच कोई संबंध दिखाई पड़ता है? हाँ, संबंध दिखाई पड़ता है। अगर 2n है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या, एक जस्ट एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन है 2n है तो यानी उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होगी, और यदि n होगी तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होगी। ये संबंध है ना दोनों में, द्विगुणित और अगुणित का। ठीक है, अब देखो ये जो नेक्स्ट लाइन से हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, युग्मक स्थानांतरण। क्या पढ़ेंगे, युग्मक स्थानांतरण पढ़ेंगे। तो युग्मक स्थानांतरण में हम लोग को ये जो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्थानांतरण, युग्मक का स्थानांतरण पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि जो लैंगिक जनन की अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। एक निषेचन पूर्व घटना होता है, और एक होता है निषेचन होता है, और निषेचन पश्च घटना होता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में हमने 2 चीज़ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे युग्मक जनन, एक पढ़ेंगे युग्मक जनन, और दूसरा चीज़ क्या पढ़ेंगे, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, ये 2 चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तभी हम लोगों ने युग्मक जनन पढ़ लिया है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, युग्मक स्थानांतरण, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप हम समझ सकते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा। तो आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको युग्मक का स्थानांतरण पढ़ाएंगे। और देखो, इस वीडियो में जितना भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में आप सभी लोग को क्या करना है कि एनसीईआरटी बुक को साथ में लेके बैठना है। जैसे मैं एक लाइन अंडरलाइन करके पढ़ा रहा हूँ, वैसे भी आपको एक लाइन अंडरलाइन करके पढ़ना है और समझना है। जैसे मैंने जो भी क्वेश्चन बीच में देख रहा हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ और उसका जवाब भी दे रहा हूँ, तो आप उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में एक नोट्स बना के लिखें। ये आपका क्या होगा कि जो नीट का एग्जाम होगा, नीट के एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। तो नीट के बेसिस के आधार पे ही आपको पढ़ना है। देखो, जिंदगी में कामयाब होने के लिए कुछ ना कुछ तो संघर्ष करना पड़ेगा। मोबाइल चलाने से अच्छा है, मोबाइल में कुछ दूसरा कुछ देखने से अच्छा है कि आप खुद एक बार इस वीडियो को पढ़ें। वीडियो से एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक दी जा रहे हैं उस टॉपिक को रिवाइज करें और फिर अपने से उस बुक को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप फ्यूचर के डॉक्टर होने वाले हो। तो फ्यूचर के डॉक्टर ऐसे नहीं बन पाओगे, बनने के लिए कुछ ना कुछ आपको त्याग करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा देखने के बाद डीमोटिवेट ना हो, हमेशा मोटिवेटेड रहिए और वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी बुक का भी रिवीजन करते रहिए। और जितने भी प्रश्न आपको मिलते जा रहे हैं उस प्रश्न को नोट्स बना रहिए। यही होता है स्मार्ट स्टडी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप हमेशा पीछे ही रहेंगे, आगे कभी जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपको भी आगे जाना है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते मैं आपको एक बात और बोलता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो के बाद जो पार्ट नंबर 4 होगा, पार्ट 4 में हम एनसीईआरटी का जो भी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का कंप्लीट नोट्स देने वाला हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो जाएगा। आपको नोट्स की चिंता नहीं करनी है। जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो लेक्चर समझ में आए। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।